हेलो स्टूडेंट्स, सांद्रण की इकाई में अब हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता जैसा कि देख के लग रहा है कि मोल से रिलेटेड है। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं वो उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता की इकाई यूनिट ऑफ मोलेरिटी। मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। मोलरता का सूत्र होगा मोलरता बराबर, यहीं से आएगा मोल एन नंबर ऑफ मोल्स, किसके? विलेय के मोलों की संख्या, और आयतन किसमें? लीटर में। मोलरता बराबर मोल पर लीटर, N/V इन लीटर, लीटर में आयतन। N बराबर क्या होता है? W द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान, मोलर मास। द्रव्यमान को W से और मोलर मास को mm से डिनोट कर रहे हैं, तो ये द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और यह है विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान। किसका? विलेय का अणु द्रव्यमान। N की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलरता बराबर N की जगह हम रखेंगे W अपॉन mm मोलर मास अणु द्रव्यमान इंटू आयतन लीटर में। यदि हम आयतन मिलीलीटर में रखते हैं तो उसे लीटर में बदलना होता है और ये हो जाता है W अपॉन mm, और यदि यहाँ आयतन मिलीलीटर में लिखा है तो इसे लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, जो ऊपर आ जाता है यहाँ, और फॉर्मूला हो जाता है W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू आयतन मिलीलीटर में। तो इस तरह से मोलरता का जो फाइनल फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होता है। न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाते हैं। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी
1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में कितने? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं वो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता की इकाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता का सूत्र, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन आयतन लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या और नीचे आयतन लीटर में। ये विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या है। ग्राम इक्विवेलेंट ये बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। इक्विवेलेंट मास, EM इसका मतलब है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान किसका? विलेय का। तो यहाँ W क्या है? विलेय का द्रव्यमान, जितना पदार्थ घुला है, विलेय का द्रव्यमान, और EM है विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास, विलेय का तुल्यांकी भार। यहाँ हम नॉर्मलता में ग्राम इक्विवेलेंट के स्थान पर क्या रख सकते हैं? W/EM। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर यहाँ क्या रखेंगे? W विलेय का द्रव्यमान, EM क्या है? विलेय का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, इंटू आयतन लीटर में। और यदि हम इसे मिलीलीटर में लिखते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू आयतन मिलीलीटर में। तो नॉर्मलता को हम लिखेंगे, नॉर्मलता बराबर W क्या है? विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बिलियन का आयतन
मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये नॉर्मलता का फाइनल सूत्र है। नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब यहाँ मोलरता और नॉर्मलता में केवल एक ही जगह अंतर आ रहा है। जब मोलरता का फॉर्मूला लिखा था तो विलेय का मोलर मास अणु द्रव्यमान लिया था, और जब नॉर्मलता का सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ विलेय का तुल्यांकी भार लिख रहे हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं, तो अब हम अगला टॉपिक लेंगे, तुल्यांकी भार निकालना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार एन फैक्टर या एन गुणांक या हम कहें कि बैलेंसी फैक्टर पर निर्भर करता है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार अपॉन एन फैक्टर, एन गुणांक, और इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं m अणुभार अपॉन n, इसको मॉलिक्यूलर मास है, n गुणांक n फैक्टर, और n फैक्टर को ही बैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। n फैक्टर अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमें किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार, तो हमें क्या लेना है, तत्व का द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान और अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ एन फैक्टर तत्व के लिए हम संयोजकता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संयोजकता। सोडियम का तुल्यांकी भार, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और संयोजकता 1 है, तुल्यांकी भार आएगा 23। कैल्शियम का तुल्यांकी भार, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, और कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। तुल्यांकी भार आ गया 20। एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है और वैलेंसी 3 होती है, तो ये 9। इस तरह से ये किसके, तत्व के तुल्यांकी भार। अब हम निकालेंगे अम्ल के तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अम्ल का अणु द्रव्यमान या अम्ल का अणुभार और अपॉन में एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो अम्ल का एन फैक्टर अम्ल की क्षारकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षारकता पर, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्षारकता क्या होती है, कोई अम्ल
जलीय विलयन में आयनन पर जितने H धन आयन देता है वो उसकी क्षारकता होती है, जितने H धन आयन देता है। HNO3 का तुल्यांकी भार कितना होगा? अम्ल का अणुभार HNO3 का अणुभार 1 + 14 + 48 ये आता है 63, और ये आयनन पर H धन आयन देता है तो एक H धन आयन देगा, तो बैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर कितना होगा? 1, और तुल्यांकी भार आ जाएगा 63। H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का अणुभार होता है 1 × 2 + 32, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है तो ये 64, और ये आ जाएगा 98। ये आयनन पर कितने 2 H धन आयन देता है तो इसका बैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर 2 होगा, और ये आ जाएगा 49। तो इस तरह से अम्लों के तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। यहाँ हमेशा आपको ये नहीं सोचना है कि जितने H आयन अम्ल में उपस्थित है वो उतने H धन आयन देगा। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फास्फोरस एसिड H2PO3, ये आयनन पर कितने 2 H धन H3PO3, H2 नहीं H3PO3, ये आयनन पर 2 H धन आयन देता है। कितने देता है? 2 H धन आयन देता है। तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर है वो कितना होता है? 2 होता है। यहाँ ये 3 1 × 3 फास्फोरस का 31, और ये होगा 48। तो इस तरह से इसका आता है कितना आएगा? ये 82। और इसका यहाँ देख के आपको लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन एटम इसमें उपस्थित है, पर ये आयनन पर केवल कितने 2 H धन आयन देता है, इसकी क्षारकता 2 है, तो ये आ जाएगा 41। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आपको याद रखना है। अम्ल के बाद अब हम निकालेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। किसका? क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्केलाइन या बेस। क्षार का तुल्यांकी भार होता है क्षार का अणुभार बटे अम्लता, एसिडिटी। तो अम्लता से N फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर निर्धारित करते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का अणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका 40 23 + 16 + 1, तो ये आएगा 40। किसी भी क्षार की अम्लता या एसिडिटी उसमें उपस्थित OH आयन से प्राप्त होती है। जितने OH आयन होते हैं वो उसका N फैक्टर या अम्लता होती है। तो ये आ जाएगा 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, कैल्शियम का होता है 40, कितना 40, और ये ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन 17, और कितने हैं? 2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 34, तो ये आ जाएगा 74।
74 और इसमें कितने OH हैं? 2 OH हैं, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा और ये आ जाएगा 37। तो इस तरह से हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। और अब हम लास्ट में निकालेंगे सॉल्ट का या लवण का तुल्यांकी भार। सॉल्ट या लवण का तुल्यांकी भार। लवण या सॉल्ट का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार होगा लवण का अणुभार या अणुद्रव्यमान और वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होता है कुल धन आवेश, या तो कुल धन आवेश की संख्या लेते हैं या ऋण आवेश, या तो कुल धन आवेश या कुल ऋण आवेश। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, सोडियम का अणु द्रव्यमान होता है 106 और यहाँ पर इस पर आवेश देखें तो सोडियम पर +1, कार्बोनेट पर -2। यहाँ कुल धन आवेश देखेंगे, एक सोडियम पर +1 है, 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा +2 और कार्बोनेट पर -2। तो या तो हम धन आवेश या ऋण आवेश, किसी भी यौगिक में धन आवेश और ऋण आवेश की जो संख्या है वो समान होती है, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 53। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे CaCO3, तो CaCO3 का तुल्यांकी भार, इसका जो अणु द्रव्यमान आता है वो 100 है। कैल्शियम पर चार्ज कितना होगा +2, कार्बोनेट पर -2, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 50। तो इस तरह से हम सॉल्ट का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकालना है। मोलरता व नॉर्मलता दोनों ज्ञात करेंगे। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 ml बिलियन में उपस्थित है। बिलियन में उपस्थित है। बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मोलरता व नॉर्मलता दोनों निकालना है। मोलरता का सूत्र होगा, अब यहाँ हम सिंबॉलिक लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणु द्रव्यमान mm इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। यहाँ W कितना है? 4.9। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 आपको निकालना सीखना है और आयतन कितना दिया है
500 ml। यहाँ इनके सबके मान रखेंगे 4.9 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 500। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये 49 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.1 मोलर। कितना आ गया? 0.1 मोलर। और इसकी जब हम नॉर्मलता निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाता है W इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास इंटू आयतन मिलीलीटर में। कितना पदार्थ घुला है? 4.9 इंटू 1000 अपॉन, अब इसका जो इक्विवेलेंट मास है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो कितना आएगा? 49 और आयतन कितना है? 500 ml। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 नॉर्मल। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी। तो नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता बराबर ये होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। मोलरता का सूत्र देखें तो मोलरता बराबर द्रव्यमान बटे यहाँ पर मोलर मास विलेय का अणु द्रव्यमान और आयतन लीटर में। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और इसे हम डिवाइड कर दें तो ये आएगा नॉर्मलता अपॉन मोलरता, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर मास ये ऊपर पहुँच जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास ये यहाँ आ जाएगा और नीचे इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ हम इसकी जगह इसे रख दें तो ये आ जाएगा N/m, और यहाँ पर ये जो है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गया, एन फैक्टर ऊपर आ रहा है, और नॉर्मलता बराबर इधर हम मोलेरिटी को ले जाएं तो मोलेरिटी, और ये आ जाएगा यहाँ इंटू एन फैक्टर। तो यदि हमें किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात है तो एन फैक्टर की सहायता से या वैलेंसी फैक्टर की सहायता से हम सीधे नॉर्मेलिटी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इसी फार्मूले से हम एक और फार्मूला बनाएंगे। नॉर्मलता क्या है? इक्विवेलेंट मास, ये नॉर्मलता क्या है? इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन आयतन लीटर में बराबर मोलरता क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन
आयतन लीटर में। प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकी की संख्या और प्रति लीटर मोलों की संख्या इंटू n फैक्टर, यहाँ ये कैंसिल हो गया। तो जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है किसकी, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ ये फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर। तो एक ये फार्मूला भी महत्वपूर्ण है, इससे हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये फार्मूला नॉर्मेलिटी बराबर मोलेरिटी इंटू n फैक्टर। तो इस तरह से ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो हमें न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो ये नॉर्मलता और मोलरता ये अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।